क्यों हम इतनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं? स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है। उतावलापन और अधीरता क्या कहीं ना कहीं प्रतिरोध का ये कारण बनते हैं? आपको रिजल्ट चाहिए पर आप कर्म नहीं करना चाहते हैं। हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अब जो जनरेशन देख रहे हैं वो खुद को ही ब्लेम कर रही है। दर्शकों, आज जिस शख्सियत को मैं आप सभी से रूबरू कराने जा रही हूँ वो यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा है जिसका निर्वहन मैं करना चाहूँगी। स्वागत करना चाहेंगे योग एवं आध्यात्म जगत की विदुषी डॉक्टर अर्चिका दीदी का। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आज एक बहुत बड़ी समस्या है रिएक्ट करने की। हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और कई बार मैंने आप ही से सुना है कि अगर हम रिएक्ट ना करें तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी। तो क्यों हम इतनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं? कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इस समय देखा जाए तो हर व्यक्ति अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है और जो मॉडर्न युग है उसका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही रहते हैं। इतना जो है फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू डेवलपमेंट हो रही है, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर, एक चीज़ तो है नहीं। तो हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चट्टान लेकर अपने सर के ऊपर चल रहा है। अब उस समय इतना बोझ लेकर जब व्यक्ति चलता है और साथ वाला यदि उस प्रेशर में जब व्यक्ति अंदर से उबल रहा हो उस समय उसको छेड़ दे, तो अंदर से इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि मैं ऑलरेडी इतना सह रहा हूँ, इतना बर्डन लेकर चल रहा हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है या मेरे ऊपर बर्डन डाल रहा है। कई बार हम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। हम नहीं चाहते दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर और बर्डन डाले या हमें कुछ कह दे, तो हम उस टाइम पे बर्स्ट कर जाते हैं। तो अंदर अंदर इतना क्रोध है, अंदर इतनी ज़्यादा अतृप्ति है, इतनी बेचैनी है। और टॉलरेंस लेवल जो है, जब इतनी बेचैनी बढ़ जाती है तो वो अपने आप ही कम होता चला जाता है। जब ये रिएक्शन सामने आता है और जब जैसे कि आपने बताया कि हम अंदर से ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने परेशान हैं कि छोटी सी चीज़ भी जो होती है ना वो हमें बहुत बड़ी नज़र आती है। और ऐसे में क्या होता है, जो बहुत सारे लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। छोटी सी बात होगी, ऑलरेडी वो परेशान है और वो पहाड़ इतना बड़ा हो जाएगा, वो बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो कलह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को व्यक्ति कैसे हैंडल कर सकता है? इन सिचुएशंस को कैसे वो सही ट्रैक पे ला सकता है? क्या होता है कि छोटी सी बात को बड़ा बनाना ये तो बहुत आसान है, परंतु बड़ी बात को छोटा बनाना ये एक स्किल होती है जिसे हमें डेवलप करना चाहिए। तो हम अगर इतना ओवर रिएक्ट करेंगे और चीज़ों को इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर लेंगे, इतना बढ़ा लेंगे, तो हमारी लाइफ तो बहुत कैओटिक हो जाएगी और बहुत मुश्किलों भरी हो जाएगी। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट जिस समय ओवर रिएक्शंस हो रहे हैं, आसपास के लोग भी चिल्ला रहे हैं, वो भी बात समझ नहीं रहे और आप भी नहीं समझ रहे, उस समय सिचुएशन से डिटैच हो जाना चाहिए। यानी उस जगह को छोड़कर कुछ देर शांति से अलग से बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अगर ये करता हूँ या ये रिएक्शन देता हूँ तो इसका प्रभाव आगे क्या होने वाला है, आगे मेरे रिश्ते के ऊपर क्या होगा, मेरे बिजनेस पे क्या होगा। अगर मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा रिएक्ट करूँगा तो फिर मेरे आगे की लाइफ पर क्या असर होने वाला है। तो हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो सोच के ही हम चीज़ को करें और अपने अंदर एक पेशेंस को बढ़ाएं। देखिए, पेशेंस होंगी, अंदर पीस होगी तो आप चीज़ों को सह भी जाएंगे। नहीं तो आप सहते नहीं हैं, आप कहते हैं कि मैं क्यों सहूँ, मैं ही क्यों सहता हूँ हर समय। अभी जो ये जनरेशन चल रही है, जो यूथ अब आ रहा है, वो बिल्कुल भी सहने की क्षमता उसमें है ही नहीं। वो छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देता है। जैसे कि आपने बताया अभी कि हमें थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना चाहिए। वो वाली सिचुएशन में वो कभी आना ही नहीं चाहता। वो वाली सिचुएशन कभी उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी। क्या है कि अगर आप जो है वो पेशेंस लेवल नहीं बढ़ाते हैं और अपनी टॉलरेंस नहीं बढ़ाते हैं तो फिर बाहर की सिचुएशंस तो हमेशा आपको इफ़ेक्ट करेगी। कभी आप गवर्नमेंट से लड़ रहे होंगे, कभी आप पेरेंट्स से लड़ रहे होंगे, कभी अपने कोलीग से, कभी अपने लाइफ पार्टनर से, फिर आपके झगड़े ही होते रहेंगे। और इस टाइम पे अगर हम देखें तो इतना सारा कुछ बाहर से हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया के युग में हम कितना कंटेंट अपने अंदर लेते जाते हैं, तरह तरह के विचार लेते जाते हैं। कई बार तो जो विचार हमें नहीं लेने चाहिए, हम उन विचारों को भी अपने अंदर ले लेते हैं। अब वो विचार जब अंदर जाते हैं तो वो एक तरीके से
कुछ ना कुछ अंदर वर्क तो करेंगे ही करेंगे। पॉजिटिव विचार अच्छा करते हैं, नेगेटिव अपना रिएक्शंस करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो सहने की क्षमता होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है। आप जब कुछ भी उटपटांग देख रहे हैं, जैसे आप कुछ भी उटपटांग खाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे ही उटपटांग जब आप देखते हैं तो फिर वो चीज़ें आपके मन के ऊपर असर डालती हैं और आप अंदर से जब परेशान हैं या अंदर से आप जो है हर समय सोचते हैं कि दूसरा मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, तो फिर आप किसी भी बात को लेकर, छोटी सी भी बात होगी तो आप बिना बात के चिल्लाने लगेंगे, बिना बात के आप गुस्सा करेंगे और पता ही नहीं चलता कि फिर आप इतने अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कि साथ वाला व्यक्ति कहता है इसका तो पता ही नहीं चलता किस बात पे नाराज हो और जाता है। कई बार तो हम सामने वाले व्यक्ति को ये भी कहते हैं तो इसकी तो आदत ही ऐसी है कि ये रोता हाँ, ही रहता है, ये परेशान ही रहता है। बिल्कुल, ये रोता रहता है, परेशान रहता है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसका तो पता ही नहीं चलता कब खुश हो जाए और कब ये रूठ के बैठ जाए, कुछ पता नहीं चलता इसका। आज हम उस जनरेशन में हैं जिसमें पुराने ज़माने के भी लोग हैं और मिड वाले लोग भी हैं और एकदम नई जनरेशन भी है। तो पुराने वाले लोगों को समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पुराने विचारों की परत है उसको चेंज करना ईज़ी है या ज़रूरी है? जो विचार होते हैं उन्हें चेंज करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगर देखें तो ये ऐसा है कि जैसे एक पंख से आप पूरी चट्टान उठाना चाहते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव विचार से जो आपके अंदर इतना पहाड़ बन गया नेगेटिविटी का, आप उसे हटाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप अगर सोचें कि विचार एकदम बदलेंगे तो उसमें समय लगता है, टाइम लगता है विचारों को चेंज करने में। और जैसे आपने कहा कि एक जनरेशन जो गैप रहता है, जो एज गैप है, उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लोगों को लगता है कि वो हमारे विचार नहीं समझ रहे, वो मुझे नहीं समझ रहे। और कई बार तो लोग कहते हैं कि मैं खुद को ही शायद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये भी एक समस्या आती है। तो विचारों को विचारों से ही चेंज किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। उतनी आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी और एक-एक विचार के ऊपर फिर काम करना पड़ता है। यानी आपने एक थॉट लिया, फिर आप उस पे वर्क कीजिए। अगर आपके अंदर बहुत असुरक्षा की भावना आती है या आपके अंदर बिना बात के क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, पहले आप उस पे वर्क कीजिए। आप अंदर ही अंदर आप अपने आप को अफ़र्म कीजिए कि मैं सुरक्षित हूँ, अच्छे एनवायरनमेंट में मैं हूँ। तो ऐसे करके अफ़र्म करना और अपने विचारों के ऊपर काम करना। अफ़र्मेशन के बारे में आपने बताया, जैसा आपने ये भी बताया कि स्वयं को चेंज करना इतना ईज़ी नहीं है। तो कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं खुद को बदलने की? शुरुआत जो होती है पहले तो वो स्वीकृति से होती है, एक्सेप्टेंस से होती है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, आई वांट टू चेंज। अगर दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि आप बदलना चाहते हैं और वो व्यक्ति कहे नहीं मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ, तो आप चेंज ही नहीं होना चाहते तो बदलाव आएगा कैसे? कई लोग सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ जो है उस व्यक्ति की तरह हो जाए जो टीवी पे दिखाई दे रहा है या जो फ़ोन पे जो एक स्टार दिखाई दे रहा है, एक सिंगर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है हम उसको नहीं देख रहे। उस सिंगर ने या उस वक्ता ने या उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है और उस मेहनत के बाद अपने अंदर जो चेंजेस वो लेकर आया, उसके बाद वो एक हाइट पे पहुंचा है। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आप अपना एक न्यू वर्जन बनिए, अपने आप को चेंज तो कीजिए। अब फ़ोन के अंदर भी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है बार बार हमें अपडेट करना पड़ता है और अगर वो फ़ोन कहे कि नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं करना, तो बहुत सारे ऐप्स आपके खुलेंगे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें फ़ोन में चलेंगी ही नहीं और आप कहते हैं फ़ोन डेड होने लगा है। तो फ़ोन डेड क्यों हो रहा है? आपकी लाइफ डेड क्यों हो रही है? क्योंकि आप न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। पहले तो एक्सेप्टेंस, आई वांट टू चेंज, फिर आप एक-एक करके अपनी लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। हम चेंज तो होना चाहते हैं, जैसा कि आपने बोला कि आई वांट टू चेंज। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चेंज हूँ, लेकिन ये इतना सरल, इतना आसान नहीं है। और हम जब इस पर काम करना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं वो काम भी हमारे बिहेवियर में झलकता नहीं है। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही आपने कहा कि अब मुझे बदलाव करना है, तो आपने कोई चीज़ की बदलावट शुरू करी लाइफ में। सपोज़ आपने जो है सोचा कि मेरा वेट ज़्यादा है, मैं ओबीस हूँ, अब मुझे वेट रिडक्शन करना है। तो आपने जंक फूड छोड़ा, जो भी आप गलत-सलत खाते हैं छोड़ा, आप एकदम हेल्दी डाइट पे आ गए। तो बॉडी क्या करेगी? जो आप नॉर्मली खा रहे थे और अब जो आप खा रहे हैं, अब चाहे वो आप हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन बॉडी रिएक्ट करती है। तो आपको वीकनेस लगने लग जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है ब्लोट कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा सैलेड मैंने खा लिया। तो आप 2-3 दिन बॉडी में चेंजेस देखना शुरू करते हैं, बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में चेंज आएगा, तो
आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपका माइंड रिएक्ट करेगा। तो आप समझिए कि जैसे आपने घर पे किसी को डिनर के लिए बुलाया, सबने खाना खा लिया, अब जो बर्तन थे जब सब चले गए, अब वो जो कढ़ाई थी जिसमें आपने अच्छा खाना बनाया था, अब वो नीचे से जली हुई है। आपने गर्म पानी डाला, आपने उस पे साबुन डाला, अब आपने उसको रख दिया कुछ देर के लिए। जी। स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जो गर्म पानी है या वो साबुन है, वो उसकी परतों को धीरे धीरे उखाड़ना शुरू करता है। अब स्टार्टिंग में क्या दिखाई देगा, अब वो बर्तन शुरुआत में खराब दिखने लग जाता है क्योंकि उसका जो भी डर्ट है वो घुलने लग जाता है, तो वो खराब लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी सफाई करना स्टार्ट करते हैं, उसको मांजना स्टार्ट करते हैं, वो बर्तन एकदम चमकदार बर्तन बन जाता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। जब हम कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ शायद इतना अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जैसे ही आप उस पर दृढ़ रहते हैं, अपने माइंड में दृढ़ रहते हैं, नहीं मुझे तो करना ही है, तब चेंजेस स्टार्ट होता है। अब कई बार हम मेडिटेशन कैंप में लोगों को बताते हैं कि आपने मुस्कुराते रहना है। तो कई लोग प्लेज लेते हैं कि ठीक है हम मुस्कुराएंगे, आज का पूरा दिन बड़े खुशी से स्माइल करते हुए बिताएंगे, लेकिन उसी दिन घर में झगड़ा हो जाता है। कहते हैं आज ही शुरुआत की, आज ही झगड़ा हो गया। तो रिएक्शन कुछ ना कुछ तो हुआ। तो आप तो नॉर्मली मुस्कुरा रहे थे, दूसरे को लगा कि आप चिढ़ा रहे, आप हंस के बात कर रहे थे, अब उसको लग रहा है आप चिढ़ा रहे हैं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं या आप कोई जोक बना रहे हैं, फेस बना रहे हैं। अब किसी बात पे भी रिएक्शन हो सकता है, किसी बात पे भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको दृढ़ रहना होता है। फिर आप दृढ़ रहते हैं, फिर लाइफ आपकी मधुर होने लगती है, अच्छी होने लगती है। उतावलापन और अधीरता, इस तरह के जो इमोशंस हैं, वो भी क्या कहीं न कहीं प्रतिरोध का ये कारण बनते हैं? जो उतावलापन है या अधीरता होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये बताती हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए पर आप कर्म नहीं करना चाहते हैं। आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए। अब बच्चे ने एडमिशन लिया है स्कूल में, अब जिस क्लास में एडमिशन लिया वो चाहता है कि 1 साल बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका रिजल्ट मुझे आज ही मिल जाए, मैं आज ही फर्स्ट आ जाऊँ। तो आज ही कैसे आप फर्स्ट आएँगे? आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, करिकुलम समझना पड़ेगा, बीच-बीच में छोटे-छोटे टेस्ट भी देने पड़ेंगे, वाइवाज़ भी होंगे, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी होगा, टीचर की डाँट भी सहनी पड़ेगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी खुशी होगी, कभी कुछ आपको अवार्ड मिलेगा और कभी जो है आपकी डाँट लगेगी, कभी कान खींचे जाएँगे। तो ये सारा एक प्रोसीजर है लर्निंग का। आप जब वो लर्निंग नहीं करना चाहते, आप इस प्रोसीजर से गुज़रना नहीं चाहते, तो आप सोचते हैं कि तुरंत रिज़ल्ट मिले। ये उतावलापन है, ये अधीरता है। इसका मतलब है आप अपने काम को एन्जॉय नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि अभी इन्वेस्ट किया है, तुरंत प्रॉफ़िट मिलना चाहिए, अभी मुझे प्रॉफ़िट मिल जाए। तो जो उसमें मेहनत है, वो नहीं लगाते। या कई ऐसे भी लोग होते हैं, जो एक काम स्टार्ट किया, उसके बाद उसे बंद कर दिया, 2 साल चलाया कि नहीं इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो बेकार है। फिर कुछ और स्टार्ट कर दिया, फिर 2 साल बाद फिर कुछ और स्टार्ट कर दिया। अब उस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है? कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। क्या पहचान है उसकी? वो तो रोज़ ही कुछ बदल रहा है। तो आप रोज़ ही रोज़ कुछ बदलते चले जाते हैं, आप कहीं स्थिर नहीं रहते और फिर आप सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। इस तरह के विचार दीदी अमूमन बच्चों में बहुत ज़्यादा आते हैं कि जैसे यंग जनरेशन है, वो ये चाहती है कि तुरंत हमको चीज़ें प्राप्त होते जाए, जैसे हमने कुछ किया वैसे ही हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। तो ये यूथ के लिए कैसे संभव है कि इस तरह की जो टेंडेंसी उनके मन में, उनके दिमाग में, विचारों में आ जाती है, उसको कंट्रोल किया जा सके? ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि हम जब तक अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक हमें अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं मिलने वाला। हमारी एनर्जीज़ को फ़ोकस होना पड़ेगा, अपने आप को फ़ोकस कीजिए। एक जगह पर लगाकर अपने काम में पूरा रस लें, उसमें डूबने का प्रयास करें और इधर-उधर जाना, डिस्ट्रैक्ट होना, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते आपने फ़ेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोला या यूट्यूब, आप वो देखने लगे, अपने ईमेल्स चेक करने लगे। इन सब डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। यानी कि 1 घंटे के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बस वो काम कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए।
अगर आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फोकस नहीं होते, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा आपका। आप जो चाहते हैं, आप कोई चाहता है कि उसकी परफेक्ट फिगर हो, तो उसके लिए उसे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, डाइट करनी पड़ेगी। अगर कोई चाहता है उसका बिजनेस अच्छा हो, तो बिजनेस में मन लगाना पड़ेगा। आप बैठेंगे ही नहीं अपने बिजनेस में, अपनी शॉप पे नहीं बैठेंगे, तो कैसे तरक्की होगी? आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो तरक्की नहीं होगी। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस रहना, अपने काम में मन लगाना, उसको एंजॉय करना, उसमें रस लेना एंजॉय करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज के लिए ना खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरी वजह से ही हुआ है, मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैंने ही गलत किया होगा। क्या ये ओवर थिंकिंग है? एक्चुअली जब हम खुद को ज़्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं, तो ये समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे अंदर, क्योंकि अपने आप को ब्लेम करना यानी कि अपने आप को पसंद ही नहीं करना। तो ऐसे लोग क्या है, लेज़ीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन का भी शिकार हो जाते हैं, और आलसी, और साथ ही साथ बुरा मान के बैठ जाना, और फिर अपनी ही निंदा करते रहना। तो ये एक नेगेटिविटी है, इसे तामसिकता भी कहा जाता है, कि आप एक लूप में फंस गए नेगेटिविटी के। अब आप अपने आप को नीचे करते जा रहे हैं। तो ये लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस की निशानी होती है, जब हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, जब गुस्सा बाहर नहीं निकल पाता ना, तो गुस्सा अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो आप अपने आप को डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। और कुछ सोसाइटी ने भी ऐसा कुछ सिखा रखा है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, सपोज़ आपकी फैमिली इस तरह की है, जहाँ पर बार-बार आपको ये इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है कि आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आपकी अपब्रिंगिंग का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, कि आपके पेरेंट्स ने, या आपके घर के लोगों ने, या फिर आपके स्कूल में टीचर्स ने, या आप जहाँ पर कहीं काम करते हैं वर्क प्लेस में, वहाँ बार-बार आपको अगर ये ब्लेम किया जाता है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपने बारे में ही गलत बोलने लगते हैं। पहले तो हम देखते थे कि लोग दूसरों की निंदा करते थे बहुत ज्यादा। अब जो जनरेशन देख रहे हैं वो खुद को ही ब्लेम कर रही है, खुद की ही निंदा करने में लगी हुई है। हाँ, ये जो आत्मनिंदा होती है, ये एक तरीके का कई लोगों में ये भी एक एडिक्शन हो जाता है, कि अपनी बुराई करके और फिर आप उस सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं। तो आप फिर काम नहीं करते हैं, आप फिर इसी चीज़ों में ही फँसे रहते हैं। और फिर ऐसे लोग ख़याली पुलाव भी बहुत बनाते हैं, कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे वो हो जाएगा। और कुछ परफ़ेक्शन की भी उम्मीद करते हैं, कि शायद कुछ बहुत परफ़ेक्ट होने वाला है, या मैं बहुत परफ़ेक्ट कुछ करने वाला हूँ। तो सामने जब प्रैक्टिकली करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, फिर मन में ख़याली पुलाव बनाते रहते हैं। तो ऐसा ही मेरा एक सामने एक लेडी से भी हुआ था, जो थोड़ी लो सेल्फ एस्टीम से पीड़ित थी, और बार-बार अपनी ही निंदा करती थी। तो मैं देख के बड़ी हैरान थी, उसका हस्बैंड बहुत सक्सेसफुल था, और वो कई बार उसको बोलता भी था कि तुम मेरे साथ काम करो। तो उनकी अपनी एक एजेंसी थी, जिसमें वो ब्रांडिंग, इमेजिंग पे वर्क करते थे, और लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से उनका जो है पीआर का भी काम था। तो वो चाहते थे कि उनकी वाइफ़ भी उनके साथ शामिल हो, पर बार-बार वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करती थी, नहीं, नहीं मेरे अंदर तो वो काबिलियत नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी, मैं बात नहीं कर पाऊँगी। और हर तरीके से लायक थी। उसके पास डिग्री भी थी, उसके बाद लुक्स भी थे, और जिस तरह से वो बात करती थी, बात करने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। पर पता नहीं क्यों अंदर से जो हीनता थी, लो सेल्फ एस्टीम थी, उसके कारण वो पीछे हो जाती थी। तो ये बात हमें बहुत समझने की ज़रूरत है, कि अगर आप अपनी वैल्यू कम आंकेंगे, अपने आप को कम आंकते हैं, तो दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी आपको ऊँचा उठाना, वो आपको ऊँचा नहीं उठा सकता। दुनिया आपका उद्धार नहीं कर सकती है, आपका उद्धार आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर हम ये बात नहीं समझेंगे, तो हम बहुत कमज़ोर रह जाएँगे, बहुत पीछे रह जाएँगे। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जिन लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, वो बल्कि तरक्की करके आगे पहुँच जाते हैं, और जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनके पास डिग्री है, सब कुछ है लाइफ के अंदर, वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको अपने जो इमोशन क्वोशंट है, यानी कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना, उस इंटेलिजेंस को ग्रो करना चाहिए, जो आपके अंदर वो स्किल लेकर आती है, जिससे आप दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, और साथ ही साथ अपने ऊपर भी कंट्रोल लेकर आते हैं। दीदी, कई लोग जो होते हैं वो दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुखी होना शुरू हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उसके पास ये चीज है तो ये सुख मुझे भी प्राप्त हो। हालांकि वो उसके लिए उतनी मेहनत करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन क्या ये जो जिद्दीपन है, सामने वाले को देख के जेलेसी फील करना और वैसा ही खुद के लिए प्राप्त करने की कोशिश करना, इस तरह का नेचर क्यों लोगों में बढ़ रहा है? एक्चुअली ये जो जेलसी वाली बात होती है ना, कि वो सुख मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, दूसरे को क्यों मिली है।
तो ये बताता है कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, आप बस चाहते हैं चीज़ें मुझे मिलती जाएँ, आराम से बैठे-बैठे मिले, मुझे कुछ करना ना पड़े। और ऐसे लोगों के अंदर एक और भी बात होती है, वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कर वो कुछ नहीं रहे होते, लेकिन बताते ऐसा है कि हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हमें तो बहुत योग्यता है, और अपने टैलेंट की गुणगान खुद ही गाते हैं, अपनी एप्रिसिएशन करने में लगे रहते हैं। तो आप बैठे में अपनी एप्रिसिएशन कर रहे हैं और अपने में ही मुग्ध हैं, आत्ममुग्ध हैं, तो आप ये एक तरीके का सेल्फ डिसेप्शन भी है, अपने आप को धोखा देना भी हो जाता है। तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे का सुख मिल जाए, दूसरे को पैसे ज़्यादा मिले, प्रमोशन मिली, और आप सोचते हैं मुझे भी मिल जाए। तो पहले तो देखिए, हमें अपने टैलेंट को विकसित करना है, अपने अंदर झाँकना है कि कहाँ गड़बड़ है जिसके कारण मैं पीछे हूँ और दूसरा व्यक्ति आगे, उस कारण की खोज कीजिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म मत कीजिए, लेकिन अपनी एनालिसिस तो हमें करनी पड़ेगी कि कहाँ गलती हो रही है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। अगर वो स्थान में प्रॉब्लम है, हमें किसी और जगह जाकर कहीं और हम वर्क करें, या हमें लगता है हमारे टैलेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसे विकसित करना चाहिए, या हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए, या कहीं हमें लगता है कि हमें अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, यानी कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें, दिल से अपनाएं, खुश हों सबकी खुशी में, ये करने की ज़रूरत है, तो हमें वो करना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम अपने दिल को बड़ा करें, खुश रहना सीखें, थोड़ा सा शांत रहना सीखें, और अपने आप में मस्ती में जीने की आदत बनाइए। दूसरों को देख देख कर कब तक चलेंगे, ऐसे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दीदी, जैसे आपने बोला कि अपने टैलेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं या दूसरों के जो रास्ता बना हुआ है उस पे चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या खुशी खुद ब खुद हमारे पास आती है? क्या हम बुद्धू तो नहीं लगते इस चीज़ को ऐसा करके कि हम वैसा कर रहे हैं, वो मेहनत जैसे की वैसे हमने किया, तो क्या खुशी हमें जो प्राप्त हो रही है वो रियल है या फेक है? आपको अपने टैलेंट पे वर्क करना है, क्योंकि टैलेंट जो है वो आपको खुशी देगा, आपको सक्सेस देगा। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप अचीव कर पाएंगे। और दूसरों की खुशी में जब हम खुश होते हैं, या कोई व्यक्ति जो हाई अचीवर है या जिसे हमने आदर्श माना है, हम जब उसके रास्ते पे भी चलते हैं, तो हम चलते हुए अपने अंदर भी एक चेंज महसूस करते हैं कि हमारे अंदर भी वो बदलाव आया। किसी न किसी को आदर्श तो हमें लेना ही चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी को आदर्श लेता है, किसी को आइडियल मानता है, या कोई व्यक्ति जो हमारे घर के पास है, जब हम उसको देखते हैं वो आगे बढ़ रहा है, हम उसमें खुश होते हैं, तो हम एक मैत्री भाव बढ़ाते हैं। तो किसी को एक आदर्श भी लीजिए, मैत्री भाव भी बढ़ाइए, और साथ ही साथ अपने टैलेंट पे वर्क कीजिए। अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। क्रिटिसाइज करने से, निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, दूसरा व्यक्ति उस टाइम का उपयोग करके वो ज़रूर आगे बढ़ जाएगा। आत्मनिंदा की आप बात कर रहे थे, ये जो आत्मनिंदा के बारे में आपने बताया, तो ये खुद से बचना है आत्मनिंदा करना या अपने लक्ष्य से भटकना है? क्योंकि जब आत्मनिंदा हम कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा जो फ़ोकस है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं न कहीं हम अपने लक्ष्य को निर्धारित तो कर चुके हैं, लेकिन हम उस तक पहुँचने के लिए खुद को अपने आप पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब बहुत हम आत्मनिंदा में पड़ते हैं या बहुत अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ये भी डिपेक्ट करता है कि सेल्फ लव की कमी हो रही है, यानी हम अपने आप से प्यार नहीं करते, और हमारे जो थॉट्स हैं वो इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं कि उन नेगेटिव थॉट्स को अब हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम जो होता है, अपने प्रति प्रेम का भाव, अपने प्रति सकारात्मकता का भाव, ये आपकी ज़िंदगी में एक मिठास लेकर आता है, आपके लाइफ में चेंज लेकर आता है। लेकिन आप जब क्रिटिसिज्म में पड़ते हैं, और स्पेशली अपने आप के बारे में, तो उस टाइम पे क्या है, आपके भीतर की वो जो प्रेम, जो रस धारा है, वो सूखने लग जाती है। फिर आप काम को एंजॉय नहीं करते, आप एक रोबोटिक वर्क करने लगते हैं, रोबोट की तरह, मैकेनिकल वर्क। यानी आप सुबह टाइम पे ऑफिस जाते हैं, टाइम पे वापस आ जाते हैं, घर का रेगुलर काम करते हैं, आपको लगता है मैं एक मशीन बन के रह गया हूँ। चलता रहता है। वही लूप चलता है, और कोई संवेदना नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई इमोशन नहीं। और कई बार आप बहुत नेगेटिव भी सोचते हैं। आप सोचते हैं मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो एक ही ढर्रे पे चलता चला जा रहा हूँ। तो आप खुश नहीं रह पाते हैं उसके अंदर। तो ज़रूरी है कि जो पुराने सड़े गले विचार हैं, हम उनको उठा के फेंकें, जो हमारे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो नए विचार हैं जिसके अंदर अपने प्रति प्रेम है, अपने प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट की भावना है,
उसको हम एक्सेप्ट करें। जितना हम अपने प्रति प्रेम को, अपने प्रति रिस्पेक्ट को अपनाते जाते हैं, हमारी लाइफ में एक अद्भुत चेंज आता है। तो जैसे हम देखते हैं कि एक फ्लावर खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, और एक मुरझाया हुआ फ्लावर कैसा लगता है, बिल्कुल डल, ऐसा लगता है इसे हटा दो। आप भी कहते हैं कि नहीं, गमले में जो फ्लावर मुरझा गया आप उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और जो खिला हुआ फूल है उसको आप सजाते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, लोग अपने बालों में भी लगाते हैं, अपनी किताब में रखते हैं। तो जो खिला हुआ फूल होगा वो फूल एक्सेप्टेड है। ऐसे ही जो हमारा व्यक्तित्व जब खिल जाता है तो वो एक्सेप्टेड होता है, वो समाज में भी एक्सेप्टेड होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक्सेप्टेड होता है। तो उसके खुश रहने की आदत बनानी चाहिए, और ये सब बातों को छोड़कर क्रिटिसिज्म को, सेल्फ लव को अपनाना चाहिए। हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बातें हम सुनते हैं तो हमें लगता है हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन हमारा माइंड जो है वो कहीं और ही चल रहा होता है। क्योंकि कहीं वो और चल रहा है, इसलिए हमारे जीवन में परेशानी, दिक्कतें होती हैं। वो ठीक ट्रैक पे नहीं चल रहा। क्या उसे कंट्रोल करके ठीक ट्रैक पे लाया जा सकता है? भगवान ने जो भी हमें चीज़ें दी हैं, जो भी चीज़ें हमें इस विश्व शक्ति से मिली हैं, उन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सब चीज़ों पे हमारा नियंत्रण हो सकता है। लेकिन है क्या, अगर हम पहले से ही मान के बैठ जाएंगे कि मन पे तो कभी नियंत्रण हो ही नहीं सकता, मन तो कभी कंट्रोल ही नहीं हो सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, फिर तो कभी कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि आपने पहले ही डिसीजन ले लिया। तो माइंड पे कंट्रोल होता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आपकी अभी तक प्रैक्टिस क्या है? आपकी प्रैक्टिस है कि मन चंचल रहा, आप ओवर रिएक्ट करते रहे, आपने चेंजेस को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करा, तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर नहीं पाए। अपनी अपनी आदत बनाई चंचलता की, आदत बनाई मन भागता रहता है। तो अपने आप को हमें खुद ही कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर मन बिगड़े हुए घोड़े की तरह है तो आप उसे चेंज कीजिए। चेंज करने के लिए उसे सुझाव दीजिए, एक एक चीज़ पर वर्क कीजिए। सपोज़ करो जैसे आप सेल्फ क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को ये सब बातें बोलनी पड़ेंगी कि मैं अपने आप को इस योग्य मानता हूँ कि मुझे बेस्ट मिलेगा ज़िंदगी के अंदर, जी जी। मुझे बेस्ट मिलना ही चाहिए। और फिर अपने आप को कमांड भी देना इस चीज़ के लिए कि मैं बेस्ट चीज़ के लायक हूँ, और मैं खुद ही अपने आप को ये स्वीकृति देता हूँ, मैं ये कमांड देता हूँ। क्योंकि कई बार सोसाइटी, घर, लोग वो आपको ऐसी कमांड दे देते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि मैं इस चीज़ के शायद योग्य नहीं, या फिर ये चीज़ मुझे लेनी नहीं चाहिए, नए थॉट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको ठीक करना होगा। साथ ही साथ अपने एटीट्यूड ऑफ लाइफ, एटीट्यूड चेंज करना है। वो जो एटीट्यूड है जो हर समय बुझा, हर समय ये सोचता हुआ कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं, दीनहीन, असहाय, वो एटीट्यूड छोड़िए, हेल्पलेसनेस का भाव छोड़िए। आप अपने आप में सक्षम हैं, परमात्मा ने इतनी शक्ति आपको दी हुई है, इतनी असीम शक्ति है। अगर हम ब्रह्मांड से देखें तो हमारे पास अनंत पावर आती है, अनंत अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन वो अनंत शक्तियों का हम प्रयोग ही नहीं कर पाते। और जब वो प्रयोग नहीं होता तो उसके कारण हमें लगता है कि हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, माइंड पे, कभी लगता है शरीर पे नहीं हो रहा, कभी लगता है इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा, कभी लगता है व्यवहार पे कंट्रोल नहीं होता, कभी लगता है हमें तो हमारी ज़िंदगी पे ही कंट्रोल नहीं है, लाइफ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, लाइफ तो बस चलती जा रही है और हम तो बहते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह सरेंडर भी कर रहे हैं, आपका ईगो बीच बीच में उसको रोकता भी है। इतना सीधा और इतना अच्छा लगता है कि हम यूं ही आपसे बात करते रहें, यूं ही सवाल आपसे जानते रहें, लेकिन फिर भी आप इतने कीमती समय में से हमें समय देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।